नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आप और हम भारत के जिस नक्शे को पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो आज के ही दिन पूरा हुआ था। जी हां, भारत जो है वो आजाद तो 15 अगस्त को हो गया था, लेकिन उसका नक्शा आज से ठीक 77 साल पहले 17 सितंबर 1948 को मुकम्मल हुआ था। हम बात कर रहे हैं उस मुक्ति दिवस की, जिस दिन हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हो गया था। इसके पीछे था लौह पुरुष सरदार पटेल का फौलादी इरादा। इसलिए आज इस खास दिन पर पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद पाकिस्तान बन जाता। आज हम आपको बताएंगे हैदराबाद को लेकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल में क्या था विवाद। हैदराबाद में सेना भेजने से क्यों डर रहे थे पंडित नेहरू। साथ ही आपको बताएंगे कि हैदराबाद के निजाम के राज में कैसे होता था हिंदू दलितों पर अत्याचार, और तब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि हैदराबाद के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा। और साथ ही हम आपको बताएंगे क्या था हिंदुओं के दुश्मन रजाकारों का ओवैसी भाइयों से कनेक्शन। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आजादी के बाद संयुक्त और मजबूत भारत का सपना पूरा करना आसान नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जिम्मेदारी थी देश को एकजुट करने की, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। 15 अगस्त 1947 के दिन पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था, लेकिन हैदराबाद को आजादी नसीब नहीं हुई थी। कई महीने तक निजाम के अन्यायों और अत्याचारों को हैदराबाद के लोग सहन करते रहे, और उसके बाद जब सरदार पटेल ने एक्शन लिया, तब आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्ति मिली और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। इसी दिन की याद में आज देश भर में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्र सरकार के तत्वाधान में सिकंदराबाद के परेड मैदान में एक भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस मौके पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्रीय बलों की सलामी ली। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बंदी संजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं हैदराबाद से दूर मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में हैदराबाद मुक्ति दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस की पूरी कहानी पूरा सच में। आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की, और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया, हमारी सरकार ने
17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। तो आजादी के समय भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। इनमें से कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जो भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बजाय अलग मुल्क, अलग देश बनने का ख्वाब देख रही थी। और उन्हीं में से एक थी हैदराबाद की रियासत। मीर उस्मान अली खान आसफ जहां उन दिनों हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। हैदराबाद में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन उन पर हुकूमत कर रहा था मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान। इसमें कुछ भी गलत नहीं था अगर निजाम का यह रवैया हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव करने वाला नहीं होता। लेकिन निजाम की हुकूमत में हैदराबाद के हिंदुओं पर कई जुल्म सितम किए जा रहे थे। यहां तक कि रियासत में ज्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूले जाते थे। हिंदुओं पर लादे इन्हीं करों से शाही खजाना बढ़ता चला गया और निजाम दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। निजाम की देखरेख में कट्टरपंथी रजाकारों ने एक सेना बना ली थी और ये 1 लाख से ज्यादा रजाकार हिंदुओं पर बेतहाशा जुल्म सितम करते थे। इनका नेता कासिम रिजवी कहने को तो एक राजनीतिक दल MIM का मुखिया था, लेकिन अपने इन रजाकारों के जरिए उसने हिंदुओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रजाकार न केवल हैदराबाद रियासत से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर न सिर्फ गैर मुस्लिम यात्रियों पर, खासकर हिंदू यात्रियों पर हमले कर रहे थे, बल्कि हैदराबाद से सटे हुए भारतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी परेशान कर रहे थे। दरअसल जिस हैदराबाद को आप जानते हैं वो उस दौर में एक बहुत बड़ी रियासत थी। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। उस समय हैदराबाद रियासत की कुल आबादी 1,60,00,000 थी, जो यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा थी। टाइम पत्रिका ने 1937 में हैदराबाद के निजाम को दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी हैदराबाद की अपनी खुद की 22,000 सैनिकों वाली सेना थी। निजाम की सेना के पास विदेशी हथियार, विदेशी बैंक थे। निजाम की सेना में 3 बख्तरबंद रेजिमेंट, 1 घुड़सवार सेना, 11 पैदल सैनिकों की बटालियन और तोपखाना भी शामिल था। हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था। उसके बाद भी निजाम ने हैदराबाद को अलग मुस्लिम देश बनाने की घोषणा कर दी थी। अगस्त 1947 में निजाम ने चेकोस्लोवाकिया के साथ एक गुप्त सैन्य समझौता कर लिया था। इस समझौते के तहत हैदराबाद 30 लाख पाउंड की राइफलें, लाइट मशीन गन और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का लोन देने और कराची में एक बिजनेस एजेंट नियुक्त करने की भी घोषणा कर दी थी। हैदराबाद पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों से संबंध बना रहा था। भारत सरकार ने बार बार हैदराबाद के निजाम से भारत में शामिल होने को कहा, लेकिन हर बार निजाम ने भारत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यहां तक कि हर प्रस्ताव के साथ उसके राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते थे। तो उस समय हिंदुओं पर अत्याचार करने का जिम्मा मजहबी कट्टरपंथी कासिम रिजवी और उसके रजाकारों ने उठा रखा था। रिजवी के इशारे पर रजाकार हिंदुओं के गांवों पर हमला करते, पुरुषों की हत्या करते और महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करते। रजाकार पूरे के पूरे गांव जला दिया करते थे। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर कासिम रिजवी को देख रहे हैं। देखिए इसके चेहरे को, यह बड़ा सामान्य सा चेहरा दिखता है, लेकिन यह बहुत ही क्रूर इंसान था। कासिम रिजवी को अपने रजाकारों की सेना पर इतना घमंड था कि उसने इसकी दम पर भारत की सेना से टकराने का मन बना लिया था। वो बार बार भारत को अंजाम भुगतने की धमकी देता। आइए खुद कासिम रिजवी की आवाज में सुनते हैं ऐसी एक धमकी जो उसने हजारों लोगों की भीड़ के सामने हिंदुस्तान को दी थी। Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! Azad Hyderabad!
देख रहे हैं कैसे मजहबी कट्टरपंथी आजाद हैदराबाद के नारे लगा रहे थे और मई 1948 तक आते आते हैदराबाद के हिंदुओं पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गए थे। हैदराबाद के हालात कैसे सुधारे जाएं, इसे लेकर तब के प्रधानमंत्री नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के बीच तगड़े मतभेद थे। पंडित नेहरू चाहते थे कि हैदराबाद की समस्या को बातचीत करके सुलझाना चाहिए। वहीं सरदार पटेल का मानना था कि निजाम का हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है, इसलिए उनका मानना था कि सेना भेजकर हैदराबाद को भारत में मिला लेना चाहिए। इन्हीं हालात में 13 मई 1948 को डिफेंस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन का मत था कि हैदराबाद की समस्या बातचीत से सुलझाई जानी चाहिए, ना कि वहां सेना भेजना चाहिए जैसे सरदार पटेल चाह रहे हैं। आखिरकार इस बैठक में तय हुआ कि बातचीत के साथ साथ सैन्य तैयारियां भी आरंभ की जाएं। लेकिन अंदर खाने में नेहरू अपने मित्र माउंटबेटन से कुछ और ही वादा कर रहे थे। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, जो लिखा है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। माउंटबेटन की रिपोर्ट छपी है जाने माने ब्रिटिश लेखक और माउंटबेटन के करीबी रहे H.V. हडसन की मशहूर पुस्तक द ग्रेट डिवाइड में 1969 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के पेज नंबर 492 पर माउंटबेटन के हवाले से लिखा गया है कि पंडित नेहरू ने बैठक में खुले तौर पर कहा और बाद में मुझे निजी तौर पर भरोसा दिया कि वो सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के लिए कोई आदेश देने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कि वास्तव में हैदराबाद में कोई हिंदुओं के बड़े नरसंहार जैसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए। माउंटबेटन आगे लिखते हैं कि अगर ऐसी घटना यानी हिंदुओं का नरसंहार होती है तब दुनिया की नजरों में भारत सरकार की इस सैन्य कार्रवाई को स्पष्ट रूप से उचित माना जाएगा। तो माउंटबेटन की इस बातों का यही मतलब निकलता है कि हमारे देश के तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू का मानना था कि पहले हैदराबाद में हिंदुओं के नरसंहार का इंतजार करना चाहिए और फिर उसके बाद अगर ऐसा होता है, नरसंहार होता है, तो हमला किया जा सकता है। इसी बीच अगस्त 1948 तक हैदराबाद से बातचीत का कोई असर नहीं दिख रहा था। लाखों की संख्या में हिंदू हैदराबाद से पलायन कर बॉम्बे और मध्य प्रांत में पहुंच रहे थे। ऐसे में नेहरू सरकार पर मिलिट्री एक्शन लेने के लिए दबाव, प्रेशर बढ़ने लगा। सितंबर 1948 में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए तो हैदराबाद के मसले पर एक अहम बैठक हुई। नेहरू जहां बातचीत की बार बार वकालत कर रहे थे, वहीं सरदार पटेल मिलिट्री एक्शन यानी सेना भेजने पर जोर दे रहे थे। दोनों के बीच यानी नेहरू और पटेल के बीच इस मसले पर इतनी तीखी बहस हुई कि सरदार पटेल गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस तूफानी बैठक का आंखों देखा वर्णन वीपी मेनन ने H.V. हडसन को 1964 में दिए गए इंटरव्यू में किया है। यह इंटरव्यू स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आर्काइव में सुरक्षित रखा हुआ है। मेनन के मुताबिक नेहरू ने बैठक शुरू होते ही मुझ पर हमला बोल दिया। दरअसल वो मेरे बहाने सरदार पटेल पर निशाना साध रहे थे। सरदार पटेल कुछ समय तक तो शांत रहे, लेकिन जब नेहरू की कड़वी बातें बंद नहीं हुई तो वो उठे और बैठक से वॉकआउट कर गए। मैं भी पटेल के पीछे पीछे बाहर आ गया। इसके बाद राजगोपालाचारी जी और मैं सरदार पटेल के पास पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। सरदार पटेल गुस्से में चीखे, नेहरू खुद को क्या समझते हैं? आजादी की लड़ाई हम लोगों ने भी लड़ी है। लेकिन राजा जी ने सरदार पटेल को मना लिया और फिर इसके बाद हुई बैठक में नेहरू चुप रहे और हैदराबाद पर हमला करने का फैसला हो गया। तो वीपी मेनन ने जो बताया है वो बहुत चौंकाने वाला है। हैदराबाद में सेना भेजने को लेकर नेहरू और सरदार पटेल के बीच कितना जबरदस्त विवाद था, इसकी पुष्टि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने भी की है। वो अपनी डायरी द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 to 1950 में लिखती हैं कि जवाहरलाल नेहरू 1.5 घंटे तक कैबिनेट में नाराज होते रहे। उनका मानना था
कि हैदराबाद का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि हम इस नासूर यानी हैदराबाद में निजाम के राज को भारत के दिल में नहीं रख सकते हैं। इस बात पर जवाहरलाल नेहरू बहुत क्रोधित हुए। तो इस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हैदराबाद में सेना भेजने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल के अटल इरादों के आगे नेहरू को झुकना पड़ा और इसी के साथ आगाज हुआ ऑपरेशन पोलो का। दरअसल उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे, इसीलिए इस सैन्य अभियान को यह कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कर दी। लेकिन सेना के लिए हैदराबाद को फतेह करना फिर भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सत्ता तो निजामों के पास थी, लेकिन असली कमान दुर्दांत मजहबी रजाकारों के हाथ में थी। निजाम की सेना 20 से 25 हजार के बीच थी, लेकिन मुस्लिम रजाकारों की संख्या इससे काफी बड़ी थी। अभी इस अभियान के दौरान भारतीय सेना और मुस्लिम रजाकारों के बीच कुछ मोर्चों पर जमकर संघर्ष हुआ। यह सैन्य कार्रवाई 5 दिन तक चली, जिसमें 1373 मुस्लिम रजाकार और हैदराबाद स्टेट के 807 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना के भी 66 जवान शहीद हुए। आखिरकार महज 4 दिन के अंदर 17 सितंबर की शाम 4 बजे हैदराबाद रियासत के सेना प्रमुख मेजर जनरल अल एद्रूस ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और शाम 5 बजे निजाम उस्मान अली ने रेडियो पर संघर्ष विराम और रजाकारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। आइए अब आपको दिखाते हैं आज से ठीक 77 साल पहले का वो वीडियो, जिसमें निजाम के आर्मी चीफ अल एद्रूस अपनी सेना के सरेंडर की घोषणा कर रहे हैं। The men under my command were called upon to perform a superhuman task and against very heavy odds. There was no alternative for me left but to surrender. तो आज हैदराबाद लिबरेशन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में थे। उन्होंने भी इस मौके पर सरदार पटेल के योगदान को याद किया और साथ ही साथ रजाकारों के अत्याचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने हैदराबाद के रजाकारों की तुलना पहलगांव के आतंकवादी हमलावरों से करते हुए कहा कि रजाकारों का खतरा पहलगाम हमले के समान है, जहां लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया था। ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था, जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। तो कासिम रिजवी और रजाकारों का सबसे ज्यादा कहर टूटता था दलित हिंदुओं पर। यह अत्याचारी हैदराबाद के दलितों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाते थे, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे। जो दलित हिंदू इनकी बात मानने से इनकार करता था, मुसलमान बनने से इनकार करता था, उस पर इनके जुल्मों सितम का कहर टूट पड़ता था। रजाकारों की सेना दलितों के पूरे गांव में आग लगा देती थी। दलितों के साथ हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार की घटनाएं आए दिन होती थी। पीसीआर से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया विजुअल्स चलाएं। सोचिए, आज ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। मैं पीसीआर से फिर निवेदन करूंगा कि वो विजुअल चलाएं। दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं ये लोग, जो ओवैसी हैं और MIM पार्टी के हैं, ये मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि हैदराबाद में जब कट्टरपंथी रजाकार दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, तब दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। मैं पीसीआर से फिर निवेदन करूंगा कि वो विजुअल चलाएं। तो तब धन्यवाद पीसीआर।
तो तब डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे और उन्होंने हैदराबाद में दलितों के उत्पीड़न पर 27 नवंबर 1947 को एक कड़ा बयान दिया था। यह बयान प्रकाशित हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के खंड 35 के पेज नंबर 359 पर। आपको बता दूं कि इस ग्रंथ को भारत सरकार ने प्रकाशित किया है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे अब आप बहुत ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे हैदराबाद से दलितों ने कई शिकायतें भेजी हैं। दलितों ने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें उन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूं जो वो पाकिस्तान और हैदराबाद में उनके ऊपर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए दलितों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हैदराबाद में दलितों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM उनके घर जला रही है। मैं दलितों को हैदराबाद छोड़कर भारत आने का खुला निमंत्रण देता हूं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा। दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है, इसलिए मुसलमान हमारे मित्र हैं। यह मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है, जो बहुत गलत है। मुसलमान तो अपने लिए दलितों का साथ चाहते हैं, लेकिन बदले में वो कभी भी दलितों का साथ नहीं देते हैं। तो सोचिए डॉक्टर अंबेडकर ने हैदराबाद के मुसलमानों को लेकर दलितों को कितना बड़ा संदेश दिया था। तो फिलहाल पूरा सच में लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हैदराबाद में जब ऑपरेशन पोलो चल रहा था तब भारत के कम्युनिस्ट, भारत के वामपंथी कौन सा गुल खिला रहे थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दिल्ली का सफर हुआ और भी तेज और भी आसान। आज दिल्ली मेट्रो है 289 स्टेशन और 395 किलोमीटर का व्यापक नेटवर्क। 2014 से 2022 तक 27,138 करोड़ रुपए का योगदान। फेज 4 के लिए 52,000 करोड़ का निवेश। जनकपुरी कृष्णा पार्क का नया सेक्शन। ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें।
हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो हैदराबाद में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे बहुत सारे लोग। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि किस तरह से मुस्लिम रजाकार, हैदराबाद का निजाम भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। ये भारत में विलय का विरोध कर रहे थे। और जानते हैं इन मुस्लिम रजाकारों को, इस हैदराबाद के नवाबों को किनका साथ मिल रहा था? इनको साथ मिल रहा था, इनको साथ दे रहे थे भारत के वामपंथी। जी हां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए थे। ये दूसरों का तो इतिहास बताते हैं, अपने इतिहास नहीं बताते। आइए उनका इतिहास बताते हैं। 4000 कम्युनिस्टों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। जब ऑपरेशन पोलो चला उसके बाद 4000 कम्युनिस्टों को भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया और सैकड़ों देशद्रोही वामपंथी भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 20 फरवरी 1949 को सीधे हैदराबाद में आकर सरदार पटेल ने वामपंथियों को सुधरने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, चुनौती दी। ये कम्युनिस्ट, ये वामपंथी आपको कभी नहीं बताएंगे, इसलिए पूरा सच हम आपको बताते हैं। उस दिन सरदार पटेल ने हैदराबाद के फतेह मैदान में एक बड़ी रैली में जो कहा, वो एक एक शब्द लिखा है सरदार पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे ICS अधिकारी वी शंकर ने अपनी किताब माई रेमिनिसेंसेस विद सरदार पटेल में, किताब के पेज नंबर 132 में जो लिखा है उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। सरदार पटेल ने कहा था कि किसी एक पार्टी की वजह से आज अगर हैदराबाद पूरी दुनिया में बदनाम है तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग कुछ और नहीं बल्कि हत्यारे और डकैत हैं। महिलाओं, बच्चों और गांव वालों को गोली से मार देना या फिर बेदर्दी से उनके टुकड़े कर देना वामपंथ नहीं है। मैं भारतीय कम्युनिस्टों से कह देना चाहता हूं कि इन क्रूर हरकतों में शामिल लोगों को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। हैदराबाद में कम्युनिस्ट लोग सिर्फ उत्पात करने के लिए आए हैं क्योंकि इससे उन्हें काफी पैसा मिलता है। सरदार पटेल आगे बोलते हैं कि मैं उनसे कहता हूं कि हैदराबाद छोड़ दो, मैं यहां एक भी कम्युनिस्ट, एक भी वामपंथी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।